हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दे रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 7। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन है चौथे का मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान इतना दिया है तथा जल का हिमांक इतना दिया है। ठीक है बेटा, अब हमें कुल मिलाकर के सबसे पहले परिभाषा देनी है मोलल अवनमन स्थिरांक की। ठीक है बेटा, तो देखो मोल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF W2 बटे M2 इंटू 1000 इंटू W1 ब्रैकेट में ग्राम। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे जो KF है इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसी की हमें परिभाषा देनी है। तो हमें कुल मिलाकर कुछ ऐसा करना है कि ये सारी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ये सारी वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF के हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा TF को ही हम KF कहते हैं कब, जो वैल्यू होगी 1 तब। ठीक है बेटा, तो 1 करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ऊपर 1000 है तो सीधी सी बात है यहाँ नीचे W1 इक्वल टू मान लो हम 1000 मान लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू मान ले रहे हैं हम 1। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आई जाएगी। ठीक है ना, चलो देखो अब मान लेते हैं इस बात के लिए, माना यदि W1 इक्वल टू 1000 ग्राम है और W1 होता क्या है बेटा, विलायक है, एंड W2 बटे M2 ये क्या होता है, मोलों की संख्या होती है बेटा। विलायक मोल कितना मान लीजिए, 1 मोल है। हमने मान लिया कि माना 1000 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला हुआ है, तब आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटा। देखो यहाँ पर वैल्यू सारी बैठो, ये चीज और ये चीज यहाँ रखोगे तो आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1 इंटू 1000 बटे 1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF। मतलब KF को बोलते हैं हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक, इसी को हमें परिभाषित करना है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं डेल्टा TF को ही हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कब, यदि विलायक कितना हो बेटा, यदि 1000 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला हो, तो ऐसे कि हम जो TF होता है इसी को हम KF कहते हैं बेटा। देखो बेटा, जब 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय का 1 मोल घुला हो, तब इस विलयन के हिमांक में जो अवनमन होता है बेटा, क्या है, हिमांक में अवनमन। तो जो हिमांक में अवनमन होता है उसे ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन हो गया। अब खैर जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देते हैं, हम सवाल सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र दे रखा है 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए बेटा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे हमें दे रखा है विलय का भार दे रखा है 25 ग्राम, W2 का मतलब 25 ग्राम ये दे रखा है, और W1 की वैल्यू है बेटा 300 ग्राम दे रखी है। M2 की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, M2 मतलब विलय का, जो M2 मतलब क्या है बेटा, ये जो विलय है विलय का भार। ठीक है, सॉरी विलय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसको, तो 62 आ जाएगा, निकालेंगे हम लोग तो। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी दे रखी है बेटा, ये भी वैल्यू हमारी दे रखी है, तो ये सारी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यू यहाँ फिट कर दी, हमने कैलकुलेशन किया तो डेल्टा TF की वैल्यू 2.5 आ चुका है। ठीक है, और हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू डेल्टा TF इक्वल टू T0F नेगेटिव टाइम TF। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, TF की वैल्यू निकालेंगे, 270.65 केल्विन आ जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, खा वाला क्वेश्चन। खा का फर्स्ट है कोलरॉस नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोग के बारे में लिखिए। बेटा कोलरॉस का नियम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। माना देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास है ये NaCl है बेटा, क्या है, NaCl है। ठीक है, NaCl को अगर हम वियोजित करें, पानी में घोलें, तो कैसे टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में इस प्रकार टूटेगा। ठीक है, तो कोलरॉस का नियम क्या कहता है, कोलरॉस का नियम कहता है इस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, तो मोलर चालकता का सिंबल ये होता है, ये बोलते हैं उसको लैम्डा, कैपिटल लैम्डा बोलते हैं। अब ये हो गया मोलर चालकता, क्या हो गया बेटा, मोलर चालकता किसका, NaCl की जो मोलर चालकता होती है वो
ये बेटा ये मोलर चालकता का सिंबल हो गया। ये क्या हो गया? मोलर चालकता। मोलर चालकता ऑफ Na+ एंड मोलर चालकता ऑफ Cl- के बराबर होती है। ठीक है बेटा, कोटोस का नियम कहता है कि किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है बेटा, फिर सुनो, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन की मोलर चालकता और उसके एनायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो हमने देखो बेटा मोलर चालकता ऑफ NaCl इक्वल टू मोलर चालकता ऑफ Na+ एंड मोलर चालकता ऑफ Cl+। ठीक है बेटा, इनके एडिशन बराबर होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता कब है? अनंत अनुता पर। अनंत अनुता का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को, जैसे पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है बेटा? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम मान लीजिए इसमें हम नमक डाल देते हैं, क्या डालते हैं? NaCl डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? NaCl डालने के बाद उसमें पानी मिलाते रहते हैं, पानी मिलाते रहते हैं, पानी मिलाते तब तक मिलाते रहते हैं जब तक कि हमें ये लगे कि बिल्कुल पानी ही पानी हो गया, मतलब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। तब तक, जब तक बहुत देर तक मिलाते रहते हैं तो इसको बोलते हैं अनंतनुता करना, मतलब बहुत ज्यादा पानी मिलाना। अगर हम किसी वैद्युत अपघट्ट में बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं तो उस वैद्युत अपघट्ट के की मोलर चालकता उसके धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होती है। सेम कोटोस का नियम कहते हैं। ये लिखा हुआ है देखो, अनंतता मतलब बहुत ज्यादा पानी मिलाने पर। ठीक है, इस नियम के अनुसार अनंतता पर, इस नियम के अनुसार अनंतता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। देखो बेटा, माना ए बी क्या है? एक वैद्युत अपघट्ट है, तब ए बी को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर दिखा सकते हैं, वियोजित करके दिखा सकते हैं। तो कोरोस के नियम अनुसार क्या होगा बेटा? इसकी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हो जाएगी धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता योग के बराबर हो जाएगी। तो बेटा देखो, इसकी मोलर चालकता ये दिखाई गई है, इसकी मोलर चालकता ये बराबर धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता। इसे ही हम कोलरॉस का नियम कहते हैं। ये बेटा हमारा कोलरॉस का नियम है। ठीक है, चलो इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। कोलरॉस नियम का अनुप्रयोग जो है देखो, अनंतनुता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना और वैद्युत अपघट्ट की विभजन मात्रा ज्ञात करना, ये इसके बेटा अनुप्रयोग हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। अब मोलर चालकता कैसे कहते हैं बेटा? इसकी हमें परिभाषा देनी है। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत अपघट्ट का, ठीक है, जब किसी विलयन में वैद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला हो तब इसकी चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसा है ना, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए कोई, इसमें मान लीजिए नमक घुला हुआ है और नमक की मात्रा कितनी हो बेटा? 1 मोल नमक घुला हो। ठीक है, तो इसमें फिर हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड हमने ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बेटा। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और देख लेंगे इसकी कंडक्टिविटी या चालकता कितनी है। तो इसकी जो चालकता होगी, इस विलयन की जो भी चालकता होगी उसको बोलेंगे मोलर चालकता। ठीक है बेटा, तो सुनो, जब किसी वैद्युत अपघट्ट में विलय का एक मोल घुला हो या वैद्युत अपघट्ट का एक मोल घुला हो तब इसकी चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम, बेटा इसको कैपिटल लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा एम या स्मॉल लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी। ठीक है बेटा, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। देखो अगला जो क्वेश्चन है ग वाला, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु काल का 2 गुना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आणविकता और कोटि में अंतर। देखो बेटा, यह है आणविकता। किसी प्राथमिक अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? आणविकता कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को हम आणविकता कहते हैं। ठीक है, कोटि की बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग जितने अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? कोटि कहते हैं। ठीक है, और सुनो, देखो किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता ज्ञात की जा सकती है, लेकिन किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों? क्योंकि कोटि जो होती है वो एक प्रायोगिक मान होती है, प्रयोग द्वारा निकाली जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी अणु बेटा भिन्नात्मक ऋणात्मक थोड़ी ना होता है, यह हमेशा पूर्णांक रूप में होती है। जबकि जो कोटि होती है यह शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है बेटा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिद्ध करना है T3/4 = 2 टाइम्स T हाफ, हमें सिद्ध करना है बेटा। ठीक है ना,
ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा देखो, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, और हम जानते हैं कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 3/4। ठीक है बेटा, ये t के सफिक्स में है 3/4, ऐसा लिखा हुआ है t 3/4। ठीक है, सफिक्स में लिखा हुआ है, ये सफिक्स में सोचो कि t को भाग करा, t को भाग नहीं करा है, t फिक्स सफिक्स में लिखा हुआ है बेटा ऐसा। ठीक है, t 3/4 log r नॉट अपॉन r। ठीक है बेटा, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब दोनों को k बराबर है, इसका भी k बराबर है, इसका भी k बराबर है, तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं। हमने दोनों को क्या काम किया बेटा, इसको बराबर रख दिया। अब देखो क्या है, ये जो चीज है ना, मैं आपको बताऊं, देखो 0.693 इक्वल टू 2.303 गुणे 0.3010, ये इसके बराबर होता है। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये इसके बराबर ही बैठता है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया है, जो ये चीज है इसको हमने ऐसे तोड़ कर दिया है। ठीक है, इसको ऐसे रहने दिया है, और जिस चीज ऐसे कर दिया, तो हमने फिर क्या हुआ, ये चीज से इससे कट जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट? ठीक है बेटा, तो सुनो, और ये हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ बेटा, एक चीज समझो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, देखो बेटा कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान समझेंगे। इस चीज को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको लिखने में। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 100/100 माइनस 100 का 3/4। ठीक है बेटा, अब यहां से क्या काम करेंगे, हम 100 कॉमन ले लेंगे, तो हमने ले लिया 100 कॉमन। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस 3/4। क्लियर है ना, क्या जाएगा 1 माइनस 3/4। ठीक है बेटा, तो ये चीज जो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है स्टेप पे, यहाँ पे इतना ये लिख लेना, ये चीज लिख लेना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये यहाँ से 100 में 100 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो ये चीज बचेगी यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचे इतना बचा। ठीक है ना, अब देखो 4 हो गया लासा, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पे लासा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 4 लासा ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा, जब यहाँ पे 4 हमने लासा ले लिया है, तो बेटा यहाँ पे देखो आ जाएगा 4-3, क्या जाएगा 4-3, 4-3 आ गया ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, ऊपर थोड़ी मिस्टेक हुई लिख रही है, तो ठीक है, तो ये वाला हम चाहे तो स्किप कर दो, इतना सीधे सीधे ये लिख सकते हो आप, ये वाला ये लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसको हमने सॉल्व किया है, तो ये इतना आ गया। देखो यहाँ से 4-3 का मतलब होता है 1/4, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इतना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2, तो यहाँ पे अब देखो बेटा, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m। ठीक है बेटा, तो ये चीज पहले लिख दी हमने, देखो ये यहाँ पे आ गई, तो हो गया ये 2 log 2 की वैल्यू थी 0.3010, ये वैल्यू लगा दी, कैलकुलेशन किया हमने, ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, तो इसको देख लेना सही से, तब मिस्टेक ना हो लिखने में। तो चलो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, घ वाला। घ का पहला है लेंथेनॉइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो सुनो, लेंथेनॉइड संकुचन में आपको थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है बेटा, देखो ध्यान समझना। जैसे कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हम आवर्त सारणी में लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो आपको पता है परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। क्या, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो नाभिक की शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ती जाती है। नाभिक की शक्ति क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, तो नाभिक की जो शक्ति बढ़ती है। ठीक है, और जो 4f होता है, 4f इसका आवरण प्रभाव बहुत कम होता है। आवरण प्रभाव मतलब एक गुब्बारा जैसा समझ सकते हो, ये गुब्बारा जैसा समझ सकते हो। ठीक है, ये बहुत कमजोर गुब्बारा होता है। क्या होता है, कमजोर गुब्बारा ऐसा समझ सकते हो, ये कक्षक होता है, 4f कक्षक, इसको हम गुब्बारा मान सकते हो, बहुत कमजोर गुब्बारा होता है। तो क्या होता है, जब नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, बाहर कोष को अंदर की ओर आराम से खींच लेता है, गुब्बारा कुछ नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, हमारा लेंथेनॉइड संकुचन बहुत आसानी से हो जाता है इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो कोई कहे लेंथेनॉइड संकुचन क्यों होता है, तो कहेंगे 4f ऑर्बिटल का आवरण प्रभाव कम होने की वजह से ये लेंथेनॉइड संकुचन होता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। बाकी का देखो ये लिखा हुआ है, जिसको ढंग से पढ़ लेना। ये लिखा हुआ बेटा, देखो लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज घटता जाता है, क्योंकि 4f सब सेल का आवरण प्रभाव कमजोर होता है और नाभिक की शक्ति बढ़ती जाती है, जिसके कारण वायु कोश अंदर की ओर खिंच जाते हैं और एटॉमिक साइज कम हो जाता है। इस घटना को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। तो कारण सहित बहुत छोटे शब्दों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें Zn+2 लवण सफेद होते हैं जबकि Cu+2 नीले होते हैं, ऐसा क्यों? बेटा देखो, जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 4s2 3d टाइन, ठीक है बेटा। तो ये ग्राउंड स्टेट है। अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीजन स्टेट देखें +2 वाला तो आ जाएगा 4s0 3d टाइन, ठीक है। तो ये उत्तेजित अवस्था में है, एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था में है। तो बेटा जब डी टाइन दोनों में आया है तो डी ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा ये, इसीलिए ये क्या होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। तो जिंक के ग्राउंड स्टेट में 3d ऑर्बिटल फुलफिल है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में भी फुलफिल है, इसलिए जिंक सफेद होता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए फुलफिल होता है, ठीक है बेटा। अर्थात या तुम इसको शॉर्ट में ये सोचोगे कि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता है क्योंकि इसके 3d ऑर्बिटल फुलफिल्ड भरे होते हैं। शॉर्ट में एक लाइन, ये 2 लाइन बहुत अच्छी है, ये चाहो ये लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है बेटा। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो कॉपर है, कॉपर का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d टाइन। अगर कॉपर +2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3d 9 लास्ट में बेटा। लेकिन तो ये डी ट्रांजिशन में अच्छे से भाग ले लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो इसमें डी ट्रांजिशन होता है क्योंकि इसका 3d ऑर्बिटल पार्शियल फिल्ड होता है, इसलिए Cu+2 आयन कलरफुल होते हैं, ठीक है बेटा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छा लगा तो लाइक प्यार सा क्यूट सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।